एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस 17 जून 2023 का पार्ट 3। ठीक है। सो यहाँ मैंने 50 क्वेश्चंस तक कवर करवा दिए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। Consider the following finite automata F1 that accept a language L। तो आपको एक ऑटोमेटा गिवन है जहां पर आपको 3 स्टेट्स गिवन है ना, और हर एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, जस्ट बिकॉज एरो आपको यहाँ पर दे रखा है और आप इसमें कोई भी लेंथ कोई भी वेरिएबल्स आप ले लो यहाँ पर, तो आप जब भी इसको सॉल्व करोगे ना, आपको दोनों ही स्टेट जो है वो F1 और F2 इक्वल आएगी। ठीक है। यानी कि आप इसका रिवर्सल भी करोगे ना F1 का, तो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है। तो दैट इज वाई कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही इक्वल हो जाएंगे, है ना। आप एक एग्जांपल के थ्रू भी किसी लैंग्वेज को ले सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 52। द मैक्सिमम लेंथ येल्ड लेंथ ऑफ फॉलोइंग CNF CFG। ठीक है। हमको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है, तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने एस ले लिया। ठीक है। इसको हम ए और बी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें नॉन टर्मिनल्स गिवन है AP। ठीक है। अब नाउ हमको ए की वैल्यू क्या गिवन है, CD। तो वी विल डिस्कस कि हम इसको CD में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब आपको C की वैल्यू दे रखी है A, तो आप यहाँ पे C की वैल्यू लिख दो A। ठीक है। B की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं E। ठीक है। और D की वैल्यू है B। ठीक है। B। तो अब अगर मैं बात करती हूँ, तो हमने सब वैल्यू लिख दी। तो अब आपको बताना है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो देखो कितने तक जा रही है। ए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ठीक है। सो दैट इज कि आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। तो इसको डिटेल में भी देख सकते हैं हम। देखो ए, आपको ए से आपको 2 लेंथ मिल गई, क्योंकि हम उसको 2 में डिवाइड करेंगे, और बी से भी आपको 2 में मिल जाएगी। ठीक है। और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। डैश इज इंटेंडेड टू शो दैट a system both conform its specifications and meet the expectations of the system customer। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं विच इज बिलोंग्स टू कस्टमर, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। ठीक है। वैलिडेशन में हम चेक करते हैं कि आपके जो कस्टमर है उसकी नीड एक्चुअल में क्या है, और उसकी मतलब उसके एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स क्या है। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। ठीक है। इट इज नॉट अ। ठीक है। तो देखो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस हमने पढ़ा है, जहां पर हम 1 to 1 कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। सिमेंटिक यानी कि आप इसमें मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुल एनालिसिस करते हो। ठीक है। पैरामैग्नेटिक एनालिसिस भी हम करते हैं, लेकिन मीनिंग एनालिसिस क्या होता है ये नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि आप जानते हैं सेमेंटिक अपने आप में एक मीनिंग फुल होता है। ठीक है। सो दैट्स वाई कि ये गलत हो जाएगा। ये इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सपोज अ सर्कुलर क्यू ऑफ अ कैपेसिटी n-1 एलिमेंट। ठीक है। उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, n-1 एलिमेंट्स की। ठीक है। इट इज इम्प्लीमेंटेड विथ एन एरे ऑफ n एलिमेंट। ठीक है। आप एरे का यूज करोगे डेफिनेटली जस्ट बिकॉज पॉइंटर। ठीक है। एज्यूम दैट द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर कैरीड यूजिंग रेयर एंड फ्रंट पॉइंट। ठीक है। हम जानते हैं कि अगर आप एक सर्कुलर लेते हो जब भी, ठीक है, तो आपके उसके आप उसमें एक रेयर होगा और एक फ्रंट होगा। ठीक है। फ्रंट पॉइंट क्यों, अगर आपको पता है कि जब हम क्यू बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रंट पॉइंट होता है जहां से हम डिलीशन करते हैं, और एक रेयर एंड होता है जहां से हम इंसर्ट करते हैं हमारे डेटा को। ठीक है। क्लियर है। तो जब इसको हम फ्रंट एंड को रेयर एंड से जोड़ देंगे, तो दिस इज ऑल्सो सर्क्यूलर क्यू। ठीक है। इंडेक्स इज अ वेरिएबल टू रिस्पेक्टिवली, है ना, इनिशियली रेयर एंड फ्रंट एंड इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में ये हमारे लिए रेयर और फ्रंट एंड क्या है, 0 है। ठीक है। तो कंडीशन टू डिटेक्ट द क्यू एम्प्टी एंड क्यू इज फुल, तो हमको बताना है। तो देख एम्प्टी क्या हो जाएगा, जब हमारे पास एम्प्टी कब हो जाएगा, जब हमारा जो रेयर एंड है, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया कि अगर हम जैसे ही
एक इंडेक्स हमारा, जब इंडेक्स इसको शो कर रहा है, क्लियर है, यहाँ पर इंडेक्स है, फिर यहाँ पर शो करेगा, जैसे हम डिलीशन करते जाएंगे और जैसे ये रेयर एंड खिसक के इस फ्रंट एंड पर आ जाएगा, तो वी कैन से दैट कि इट इज एम्प्टी, है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, ठीक है। अब फुल की बात करते हैं, तो जब आप जानते हैं कि रेयर की कैपेसिटी ही n-1 है, तो अगर मैं रेयर प्लस 1 करूंगी, यानी एक और एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा आएगा, तो विच इज कंडीशन इसकी, हमारा जो है हमारा क्यू फुल हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम फुल कर रहे, मतलब हमारी रेयर फुल हो गई, तो अगर इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड कि वो फुल हो गई है ना। इज मोड n इज इक्वल टू फ्रंट, ठीक है, मतलब उसके फ्रंट के हम मोड निकालेंगे। सो आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं गेट पीवाईक्यू सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू स्टेटमेंट्स गिवन है, एफ एन एंड जी एन एस सिंपोटेटिकली पॉजिटिव फंक्शंस आपको गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एफ एन इज ओ जी एन, ठीक है, जी एन इज इक्वल टू ओमेगा एफ एन, ठीक है। तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है ना, ये एज इट इज बस हमको याद रखना है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन से। एफ एन इज इक्वल टू ओ जी एन log एफ एन ओ log जी एन, ठीक है। जब वहां पर log जी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इज सफिशिएंट टू लार्ज एन। सो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, दे डायरेक्टली हमको बस रिमेंबर रखना है, जस्ट बिकॉज दिस इज अ एसिम्प्टोटिकली नोटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले करेक्ट देख लेते हैं, फिर हम जो इनकरेक्ट होंगे उनको समझेंगे। तो करेक्ट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि देखो ए, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि ये 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स हो रही है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री बट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि आप एक अगर आपको एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो इट इज बिलोंग्स टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। लेकिन अगर आपको 2 मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो दैट इज बिलोंग टू कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर एक एक और दो मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो रही, दैट्स वाई कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगा बट नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री, क्लियर है। सो ये दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ वी विल डिस्कस विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, और देखते हैं कि क्यों करेक्ट नहीं है। तो ए देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय एल R0 grammar if and only if it is accepted by deterministic pushdown automata and has prefix property. So this is incorrect because कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो जनरेटेड होती है LR0 के द्वारा, लेकिन एक कंडीशन क्या है, इट डज नॉट एक्सेप्ट बाय डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं, ओनली पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, इफ M1 इज सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन सिमुलेटिंग मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, देन टाइम टेकन बाय M1 टू stimulated and most is n cube. This statement is also incorrect just because बेस्ड ऑन अपर बाउंड कितना होता है आप जानते हैं, n स्क्वायर होता है ना कि n क्यूब होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई कि इट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सी देखते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा बिहेव्स लाइक अ ट्यूरिंग मशीन व्हेन इट हैज अ वन ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट जस्ट बिकॉज कि पीडीए हैज अ 2 और मोर स्टेक डज नॉट हैव अ सेम कंप्यूटेशनल पावर एज अ ट्यूरिंग मशीन। आप जानते हैं पीडीए मतलब ट्यूरिंग मशीन जैसे बिहेव करती है, लेकिन उसके पास 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है ना, वी कैन से दैट कि 1 ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो आपको मैं इस द कॉलम गिवन है, तो देखते हैं, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे और इसके स्टेटमेंट्स भी समझ लेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है बेंजियर कर्व्स, इट इज रिलेटेड टू पेंटिंग ड्राइंग कैट, ठीक है। कैट मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बेंजेट कर्व एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कर्व है जहां पर आप एक्यूरेटली डिस्क्राइब करोगे किसी भी शेप्स को, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑब्वियसली दिस इज द पार्ट ऑफ जो कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, जहां हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम या फिर पॉलीगॉन ड्राइंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं, इंक्लूडिंग पेंटिंग्स, ड्राइंग, है ना, और कैड। बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ मॉडल स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल कर्व विथ जस्ट अ फ्यू पैरामीटर, आप फ्यू पैरामीटर को यूज करके स्मूथ और फ्लेक्सिबल कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट देखते हैं, बी स्प्लाइंस, जिसको आप बायस और टेंशंस बोल सकते हो। बी स्प्लाइंस मतलब शॉर्ट बायस स्प्लिट लाइंस, ठीक है।
आर हाईली जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ बेंजर कर्व। बेंजर कर्व्स का ही एक अपना वर्जन कह सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड सेम कर्व बट ऑल्सो प्रोवाइड अ मोर कंट्रोल ऑन द कर्व शेप। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली एक्सटेंड वर्जन है, वी हैव डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। यहाँ पर आप देखो बी स्क्वेयर लाइंस के अंदर दो टाइट और लूज कर्व्स होते हैं, आप इसका ध्यान रखें ना। नेक्स्ट है स्वेप रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आप थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को दैट हैव ट्रांसलेशन रोटेशन सिमेट्रिक को यूज करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स फॉर सॉलिड मटेरियल लाइक 3D ऑब्जेक्ट, 2D प्रोफाइल swept along a path. These methods are capable of crediting complex 3D objects with translations, rotational symmetry. ठीक है, सो यहाँ पर ये हो जाएगा। और आप लास्ट वाला भी देख सकते हैं, विच इज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट इज फ्रैक्टर geometric. Many natural objects like mountain range, clouds, trees, है ना, this is like a natural objects, है ना, have a reassemblable scales and magnification। देखो हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन जब आप कोई वॉलपेपर्स देखते हो तो ये जब आप बनाते हो या है ना आप ड्रॉ करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रैक्चर जियोमेट्रिक को यूज करते हैं। ठीक है, ये सब बनाने के लिए हमें इन जियोमेट्रिक का यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। द देर आर एम पॉइंट्स इन वन स्ट्रेट लाइन्स ए बी, एक ए बी करके स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, मैंने एक गलत नाम दे दिया इसको, ए यहाँ पर आएगा मान लो ए और दिस इज बी। ठीक है, एंड एन पॉइंट्स ऑन द अनोदर स्ट्रेट विच इज ए और सी। ठीक है, तो ए और सी, none of them being a। ठीक है, how many triangles are formed on these points of vertex, कितने ट्राइंगल्स इसमें बन सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इसके फॉर्मूले से याद रखें इसको, 1/2 mn m plus n minus 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटेशन ऑपरेटर इन जेनेटिक एल्गोरिथम, इसमें से कौन सी म्यूटेशन एल्गोरिथम नहीं है जेनेटिक एल्गोरिथम के लिए। तो आप जानते हैं डिफरेंस इज नॉट अ म्यूटेशन एल्गोरिथम। आप जानते हैं रैंडम रीसेटिंग होती है, स्क्रैम्बलर होती है, इन्वर्जन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूटेशन ऑपरेटर इन जेनेटिक एल्गोरिथम में जब हम क्यों यूज करते हैं इसको, परट्यूबिंग ऑफ जर्म्स इन सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, जहां पर आप अवॉइडिंग करेंगे प्री मेच्योर कन्वेंशन ऑफ लोकल ऑप्टिमास। ठीक है, रैंडम रीसेटिंग, स्क्रैम्बल और इन्वर्जन, ये तीनों ही हम किस लिए यूज करते हैं, म्यूटेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द सेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन कोड्स टीएम दैट एक्सेप्ट ऑल इनपुट्स दैट आर पैलिंड्रोम्स पॉसिबल अलोंग विद सम इनपुट इज डिसाइडेबल। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड ऑल इनपुट्स। The language code of TMM that when started with a blank tape eventually write a one somewhere on the tape undecidable। ठीक है, तो जो जब आप ट्यूरिंग मशीन की बात करते हो और आप किसी ब्लैंक टेप से स्टार्ट कर रहे हो, इवेंचुअली वन लिखेगा वो कहीं पर जो अनडिसाइडेबल होगी। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय TMM इज LM इज ऑलवेज रिकर्सिव। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि वो रिकर्सिव नहीं होगा। पोस्ट करस्पॉन्स प्रॉब्लम्स इज अनडिसाइडेबल, दिस इज ट्रू एंड दिस इज रिपीटेड स्टेटमेंट। इट इज आस्क बिफोर इन अ मैच द कॉलम। ठीक है, तो यू रिमेंबर इट। तो देख लेते थोड़ा सा इसको डिटेल में। तो जहां पर मैंने आपको बताया था कि देखो ए स्टेटमेंट रॉन्ग था, तो यहाँ पर इसलिए रॉन्ग था क्योंकि यहाँ पर इसेंशियली नीड टू डिटरमाइन द ट्यूरिंग मशीन, मतलब उसको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जो होल्डिंग प्रॉब्लम होती है ना वो अनडिसाइडेबल होती है। दैट्स वाई कि वी कांट से दैट कि सारी ही इनपुट को वो एक्सेप्ट करेगा। ट्यूरिंग मशीन में भी कुछ कंडीशंस होती है ना, तो वो भली पावरफुल है बट उसमें भी बहुत सारी चीजें नॉट बिलोंग्स टू दैट। ठीक है, और यहाँ पर जो रिकर्सिव वाली जो फैक्ट था दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बता दिया है कि वो डिसाइडेबल लैंग्वेज को यूज करती है ना रिकर्सिव। और आप जानते हैं कि ट्यूरिंग मशीन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो अनडिसाइडेबल होती है। ठीक है, होल्ड करती है यस और नो के लिए ना, या फिर वी कैन से दैट एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए। तो दैट्स वाई कि वी कान से दैट कि ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट विच इज रिकर्सिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। कंसीडर यूनिवर्स पॉजिटिव इंटीजर x इज, है ना, आपको गिवन है 1 इज लेस देन n इज लेस देन 8 और प्रोपोजिशन p इज इक्वल टू n इज
इवन इंटीजर। क्यू आपको दे रखी है कंडीशन, देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज क्यू। ठीक है, आपको ये वाला पैटर्न दे रखा है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपको p की वैल्यू दे रखी है, तो आप देखो x की वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू दे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से लेके 8 तक होगी, क्योंकि इक्वल में दे रखा है। p की वैल्यू n इज इंटीजर है ना, तो आप इसमें से इंटीजर इवन नंबर छाट लीजिए, विच इज 2 4 6 8। ठीक है, q की बात करते हैं तो 3 से लेके 7 तक सारे लिख दो। ठीक है, बट 6 नहीं होना चाहिए, तो 6 हमने नहीं लिखा, 3 4 5 6 को हटा के 7। ठीक है, सो अब आपकी कंडीशन आप जानते हैं कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो आप जनरली बस इसको लिखोगे और अपनी वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेगेशन ऑफ पी, देखिए पी में जो, देखो सबसे पहले हम नेगेशन ऑफ पी निकालते हैं, तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, पी में जो है उसको छोड़ के बाकी सारे, तो 1 3 है ना, और 5 7, तो 1 3 5 7 नेगेशन ऑफ पी। वी ऐसा कैसा, फिर हमने क्यू की वैल्यू एज इट इज लिख दी, क्लियर है। फिर ये कंजक्शन ऐसा कैसा, ठीक है। फिर पी की वैल्यू एज इट इज लिख दी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन नहीं था बी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्यू का नेगेशन, तो क्यू में जो वैल्यूज है वो छोड़कर बाकी सारी, तो 1 2 है ना, 1 2 डेफिनेटली 6 आएगा और 8 आएगा, क्लियर है। सो हमने यहाँ तक कर लिया, अब आपको बस इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो इन दोनों में से आप इसको वी का ऑपरेशन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 3 4 जो सिमिलर है, देखो 1 3 5 7 तो आएगा ही आएगा, है ना, और 3 इसमें हमने ऑलरेडी एक बार लिख दिया है, 5 लिख दिया है, 7 लिख दिया है, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसके अंदर से फाइंड आउट करोगे तो देखो आपको सारे ही यूनियन, ठीक है, आप सारे, इसको मतलब हम यूनियन कह सकते हैं, तो आप इसके सारे ही 1 2 4 6 8 है ना, तो सारे रिपीटेड भी इसके अंदर आ जाएंगे। और जब आप इन दोनों में से कॉमन लिखोगे तो आपको इन दोनों में से कॉमन मिलेगा 1 और 4। ठीक है, सो दैट इज वाई आवर करेक्ट आंसर इज 1 और 4। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, दिस इज लेंथी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन ऑब्जर्वेशनल techniques that can be used to understand operational process and help to derive requirements for software to support operational process is known as ethnography। ठीक है, this is the definition of ethnography। आपको पता होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है, किसके लिए यूज करते हैं हम, ऑपरेशनल प्रोसेस के लिए, जो किसके मतलब आप अगर इसका यूज कर रहे हैं तो वाई वी यूज डिराइव द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आपके जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिराइव करने के लिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसका पता करने के लिए हम इथेनोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, सुथरलैंड होंगेमैन मेथड इज यूज्ड फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जो हमारे पास सुथरलैंड की प्रॉब्लम होती है ना, इस मेथड को हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एल्गोरिथम है जहां जहां हम यूज करते हैं लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, और वी कैन से दैट पॉलीगॉन क्लिपिंग, है ना, मेनी मोर्स अबाउट दिस। तो बस आपको डायरेक्टली याद रखना है कि व्हाई वी यूज दिस एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, let n denote the set of all natural numbers and r be denote n into n defined a b r c d, है ना, और आपको एक कंडीशन गिवन है, देन r is इक्विवेलेंस रिलेशन। जस्ट बिकॉज आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि इसमें इक्वल दे रखा है, और सबसे पहली बात कि इसमें ए डी सारे ही फंक्शंस हमको गिवन है, सारे ही वेरिएबल्स आपको गिवन है, तो आप इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो ये रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी, तो दैट इज ऑल बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, लेट आर ए बी सी डी, आपको रिलेशन गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी बी सी सी डी और डी ए डी बी। ठीक है, तो आपको 3 गिवन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आई ऑलरेडी सॉल्व इट, है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन सॉल्व इट, लॉसलेस जॉइन कैसे निकालते हैं। तो देखो आप इन दोनों में से कॉमन लोगे, इनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड अ लॉसलेस जॉइन, क्योंकि आप यहाँ से बी और बी को डिराइव कर रहे हो, है ना, और इन दोनों में से आप क्या डिराइव कर रहे हो, बी डिराइव कर रहे हो, तो यहाँ पर कभी भी 5 नहीं आएगा, हमेशा आपको कुछ एलिमेंट कॉमन मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड की लॉसलेस जॉइन होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में आगे बात करती हूँ ना, तो अगर अपन बात करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा है, ये कैसे मानेंगे हम। देखो जब आप डिपेंडेंसी प्रिजर्व चेक करते हो तो ए बी के लिए, है ना, तो यस प्रिजर्व, क्योंकि हमको ऑलरेडी कंडीशन गिवन है ए बी, है ना, यहाँ पर आपको जो ये
फंक्शंस दे रखे हैं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। बी सी, यस डेफिनेटली बी सी कर रहा है। सी डी, तो आपको सी डी के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है ना, सी डी हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात करें तो ए बी है ना, तो ए बी के लिए हमको ये दे रखा है, क्लियर है। बी सी, बी सी के लिए हमको क्या दे रखा है, ये वाला, ठीक है। और बी डी आप इससे कर सकते हो, लेकिन सी डी, व्हाट अबाउट द सी डी, है ना, तो देर इज नो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग फॉर सी डी, सभी के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि आप सी डी के लिए डिराइव नहीं कर पा रहे, दैट इज वाई कि इट इज नॉट अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अगेन आपको गिवन स्टेटमेंट दे रखे हैं, विच इज करेक्ट अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड, एड्रेस ट्रांसलेशन इज परफॉर्म्ड फॉर एवरी लॉजिकल एड्रेस यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एड्रेस ट्रांसलेशन को आप परफॉर्म करते हो हर एक लॉजिकल एड्रेस पे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को यूज करने के लिए, है ना, ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, ए प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट ओनली व्हेन ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर लोड इनटू द मेमोरी। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कब होगा, जब सारे ही जो कंपोनेंट्स है वो मेमोरी में लोड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर 68 देखते हैं, इन स्टैंडर्ड इथरनेट with a transmission rate of 10 Mbps, assume that the length of a medium 2500 m and size of frame is 512 bits. The propagation speed आपको गिवन है which is 2 into 10 की पावर 8 ms. ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपगेशन डिले बताना है, ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ट्रांसमिशन डिले जहां पर आप फ्रेम साइज की बात करते हो और डेटा एमबीपीएस की बात करते हो, तो आपको दोनों ही चीजें क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं ना, कि 512 को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। इस आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 551.2, ठीक है। प्रोपगेशन डिले आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस इस प्रोपगेशन स्पीड, ठीक है। आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 12.5, ठीक है। तो देखो इसको मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकती थी, क्योंकि आपको जब आप किसी में भी इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको सेम एज इट इज सिचुएशन मिलेगी। यहाँ आप 512 को डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे, किसी और में भी आपको 15.2 नहीं दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, मैच द फॉलोइंग आपको गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन इज बिलोंग्स टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है। वेट सिग्नल विच इज हॉर्न्स मॉनिटर। क्रिटिकल रीजन आपको पता है पीस ऑफ कोड के लिए यूज होता है, जहां पर हम मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, मतलब उसको अवॉइड करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन बनी ही ना। वेट एंड सिग्नल की आप बात करते हो तो जहां पर आपका सिग्नल वेट करता है, फिर है ना, मतलब हॉर्नस मॉनिटर में वो सिग्नल को वेट करवाता है, ठीक है। वर्किंग सेट प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी की बात करता है, द वर्किंग सेट इज सिस्टम रेफर्स टू सेट ऑफ पेजेस, ये पेजेस को सेट करता है। रिसेंट मोस्ट रिसेंट पेज रेफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पर हाँ नेक्स्ट थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, लास्ट विच इज डेडलॉक। तो डेडलॉक सर्कुलर वेट से रिलेटेड होता है, हम इसमें हमारे मतलब ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेस को होल्ड करके रह जाती है, और वो अपने रिसोर्सेस को छोड़ने का नाम नहीं लेती जब तक वो बोलती है कि मुझे अपना दूसरा रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है। ये इस रिसोर्स की डिमांड करती है, ये मतलब ऐसा सर्कुलर वेट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। आपको मैच द कॉलम गिवन है ना, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले फिजिकल लेयर की बात करते हैं, तो फिजिकल लेयर इज टोटली रिलेटेड विथ रॉ बिट्स, ठीक है। आपके पास एक फिजिकल मीडियम होता है जिसमें आप बिट के थ्रू हमारे डेटा को सेंड करते हो, ठीक है। यहाँ पे चैनल होता है। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोट टू नोट डिलीवरी, ठीक है, ऑफ पैकेट। यहाँ पर आप रॉ बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। हम यहाँ पे रिसीवर साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर इट इज द फिजिकल पाथ ऑफ डेटा, आप जानते हो यहाँ पे हम पैकेट्स को हम एक मतलब मॉनिटर करते कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर इट इज रिलेटेड टू कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, है ना, इसमें हम कनेक्शन लेस की भी बात करते हैं, जहाँ पे आप डेटाग्राम ट्रांसमिशन करते हो थ्रू डेटा कनेक्शन ओरिएंटेड। देखो जहां पर भी कनेक्शन ओरिएंटेड की बात होती है ना, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कंसीडर आपको एक रेक्टेंगल गिवन है विथ वर्टेक्स दिस, ठीक है, स्केलिंग ऑफ 2 टुवर्ड्स x एंड 3 y, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखो जब आप इसको सॉल्व करने करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, सीक्वेंस गलत दे रखा था, इसीलिए यूजीसी ने इसको ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मैच द कॉलम आपको अगेन से गिवन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो पीईआरटी यानी प्रोजेक्ट एवोल्यूशंस एंड रिव्यू टेक्निक, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इट इज यूज्ड टू स्टैटिकल टूल यूज्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जहां पर आप किस लिए यूज करते हो, नॉन रिपीटेटिव वर्क। पीईआरटी का एक स्टैटिकल टूल है, एक फिक्स्ड टूल है। इट इज नॉट यूज फॉर नॉन रिपीटेटिव वर्क। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या होता है, तो एक प्रोजेक्ट में ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो होता है वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, हमें बेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एक्टिविटी द कंप्लीटेड। ठीक है, आप बोलते हो ना ऑप्टिमल होना, तो उस वो पॉसिबल टाइम आपको गिवन जहां पर हमारा जो सारा वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड, विच इज यूज्ड, इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले है ना आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, आप इसमें क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करोगे। इज यूज्ड फॉर दैट आर रिपीटेटिव इन्वॉल्व एक्टिविटीज रिलेटेड विद सीक्वेंस। ठीक है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें एक और बचा है हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम इज रिलेटेड विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट कंप्लीट उस एक्टिविटी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पार्ट टाइम का मैंने आपको बता दिया, दैट इज रिपीटेटिव प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम किस लिए यूज होता है, विच इज बेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, जहां पर हमारा जो है कंप्लीट हो जाए। और लास्ट अगेन हमने पढ़ा था पीईआरटी, विच इज प्रोजेक्ट एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, है ना, इसमें आप है ना प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। इट इज रिलेटेड टू कोडिंग। आउटपुट बताना मेन फंक्शन स्टैटिक फ्लोट आपको गिवन है, फ्लोटिंग पॉइंट्स की वैल्यूज गिवन है, जहां पर आपको जे और के का पॉइंटर दे रखा है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर देखो जे इज इक्वल टू ए, के इज इक्वल टू ए प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जे और के एक वेरिएबल्स हैं, पॉइंटर हैं, है ना। के इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 2। प्रिंट आप प्रिंट कर रहे हो, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने पॉइंटर्स को आप प्रिंट कैसे करोगे। ठीक है, अगर आप बता रहे हो कि पॉइंटर है तो ये इनवैलिड टर्म्स हो गया ना, सो दिस इज वाई कि दिस इज आउटपुट ही नहीं आएगा इसका, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर इन अ मेन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम पी इज इन पी इज इक्वल टू एनपी। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स बताने करेक्ट कौन सा है, तो यस दिस इज ट्रू कि जब आपका एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम पी होगा तो वहां पे पी और एनपी बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, टीएसपी इज एनपी, यस, और सेट इज एनपी, है ना, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन हैमिल्टन सर्किट इज नॉट अ एनपी कंप्लीट, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। हैमिल्टन सर्किट जो होता है वो है एनपी कंप्लीट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि आप जानते हैं, देखो यहाँ पे टीएसपी है ना, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो इट इज एनपी प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पर आप जैसे कि आप शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल राउट ढूंढने की कोशिश करते हो। और सेट क्या होता है यहाँ पे, जहां पर आपको क्या यूज करना है, ट्रू और फॉल्स, या फिर हम इसमें एंड और नॉट यूज करते हैं। सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम वी कैन से, ठीक है, इट इज ऑल्सो डिसीजन प्रॉब्लम, है ना। बट इसमें हम ट्रू फॉल्स की वैल्यूज और एंड और की प्रॉब्लम्स को यूज करते, रदर देन कि आप यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रोड की यूज करते। ठीक, और हैमिल्टन सर्किट इज अ प्रॉब्लम टू फाइंडिंग द एवरी वर्टाइस एग्जैक्टली वन पाथ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। Which one of the following is not a part of ACID properties in database transaction? आप जानते हैं ACID property is a important part in database transaction। ठीक है, एटोमिसिटी, यस, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, डेडलॉक, फ्रीडम नहीं होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में भी समझे तो आप जानते हैं एटोमिसिटी मतलब क्या होता है, कि या तो वो ट्रांजेक्शन सिंगल हो, है ना, इंडिविजुअल हो, अपना वर्क करे, वो किसी पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, अगर वो फेल हो जाती है तो वो पूरी फेल हो, है ना, आधी नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी आप जानते हैं कि मान लो कि मैंने अगर कुछ कोई कंस्टेंट भेजा है तो वो मुझे उतना ही मिलना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, अगर मान लो कि मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज मैंने इधर यूज करे, अगर मैंने इसको 50 रुपीज
सेंड करें तो यहाँ पर भी 50 रुपीज माइनस होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 50 ऐड होने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड की कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है। आइसोलेशन द प्रॉपर्टी इज कंकरेंट एग्जीक्यूशन लीव्स द डेटाबेस एज अ सेम स्टेप, सीक्वेंशियली होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, मतलब एक दूसरे की स्टेप्स को अफेक्ट ना करे, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, वन ट्रांजेक्शन अगर कमिट कर जाती है, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ फेलियर्स, क्रैश, पावर लॉस, etc, एग्जीक्यूशन ऑफ persistence एंड कैन बी सर्व सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन है ना, डेडलॉक फ्री इज नॉट रिलेटेड विद एसिड प्रॉपर्टी, ठीक है। थैंक यू।